दोस्तों आप सबने एससी एसटी के रिजर्वेशन का नाम तो सुना ही होगा। एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है, ये इस समय बहुत ही चर्चित मुद्दों में से एक है। क्यों एक है? क्योंकि एससी एसटी के रिजर्वेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई है। पिटीशन ये दायर की गई है कि क्यों ना एससी एसटी को क्रीमी लेयर के अंतर्गत लाया जा सके। क्रीमी लेयर के अंतर्गत लाने का मुद्दा यह है कि अगर एससी एसटी को भी क्रीमी लेयर के दायरे में लाया जाएगा तो उससे संवैधानिक रूप से, उससे सामाजिक रूप से, उससे आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से उन बच्चों को, उन कैंडिडेट्स को ज्यादा मौका मिलेगा जो वास्तविकता में इसके हकदार हैं। क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे कि एससी एसटी का रिजर्वेशन एक्चुअल में उन कैंडिडेट्स के पास नहीं पहुंच रहा है जिन्हें इनका प्रॉफिट, इनका लाभ मिलना चाहिए। और जो लोग पहले से सोशल स्टेटस मेंटेन किए हुए हैं, जो जिनकी फैमिली का बैकग्राउंड बहुत बेहतर है, जिनका स्टेटस बहुत अच्छा है, वो लोग लगातार इसके माध्यम से आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसी बहस को लेकर के सोशल मीडिया पे जंग छिड़ गई है। और यही जंग अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में एससी एसटी की रिजर्वेशन को लेकर के क्रीमी लेयर में उनको सम्मिलित करने के लिए एक पिटीशन दायर करके है। और इस पिटीशन को आधार बनाया गया है कि वास्तविकता में जो लोग एससी एसटी का रिजर्वेशन पाने के हकदार हैं, उन्हें इसे दिया जाना चाहिए। जिन लोगों की फैमिली स्टेबल हो गई है, जिन लोगों के पेरेंट्स ने या जिन लोगों के फैमिली के बैकग्राउंड ने अपने आप को स्टेब्लिश कर लिया है, उन्हें इससे हटाया जाना चाहिए। आपको याद होगा टीना डाबी का नाम। टीना डाबी आईएएस में पहली रैंक थी और जब टीना डाबी ने अपना प्रीलिम्स एग्जाम दिया था, तो उसमें उन्होंने एससी एसटी कोटे से ही एग्जाम दिया था। और एससी एसटी कोटे से एग्जाम देने के बाद उस कैटेगरी में उनकी कॉपी चेक हुई, उस कैटेगरी में उन्हें रिजर्वेशन मिला, उस कैटेगरी का उन्हें बेनिफिट मिला और वो मेंस में गई। मेंस में जाकर के उन्होंने नॉर्मल सारी तरीके से कॉपी चेक की। लेकिन बात यह है कि अगर टीना डाबी की जगह कोई दूसरा एससी एसटी का कैंडिडेट होता तो शायद उसे वो प्रॉफिट मिलता। क्यों? क्योंकि टीना डाबी के जो फैमिली बैकग्राउंड है वो पहले से ही वेल सेटल्ड हैं, अच्छे खासे सिलेक्टेड पोस्ट पर हैं। और इसका मतलब ये है कि उन्हें बचपन से ही ऐसे सोशल कंडीशन में रखा गया, ऐसे एजुकेशनल कंडीशन में रखा गया जहां पर उन्हें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं थी और उनकी नींव पहले से ही मजबूत थी। लेकिन एक ऐसा बच्चा जो वास्तविकता में इन चीजों का हकदार था, अगर उसको हम लेके आते और उनकी जगह रखते तो शायद वो एससी एसटी का रिजर्वेशन ज्यादा बेनिफिट होता। यही मुद्दा है कि हम ये मानते हैं कि वास्तविकता में इसे क्रीमी लेयर में रख दिया जाना चाहिए जैसे ओबीसी को रखा गया। क्रीमी लेयर क्या है? क्रीमी लेयर एक ऐसा क्राइटेरिया बनाया गया है जहां पे सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हो जाते हैं, उन्हें रिजर्वेशन से बाहर रख दिया जाता है और उसके बाद उन्हें इस कंडीशन का कोई भी लाभ नहीं मिलता है। और यही मुद्दा आज सुप्रीम कोर्ट के चौखट पे पहुंच चुका है, जहां पर एससी एसटी के रिजर्वेशन में भी क्रीमी लेयर को सम्मिलित किए जाने की बात कही जा रही है। दोस्तों, अगर आपको इस मुद्दे के विषय में पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरा नाम रोहित है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और एक एक पॉइंट पर, इन चीजों पर मैं विस्तार से आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं। तो सबसे पहली बात हम इस जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में किस बेंच के पास ये मुद्दा गया हुआ है, इस मुद्दे पर पूरा क्या क्या इंपैक्ट होगा और सबसे बड़ी बात, जब ये क्रीमी लेयर में एससी एसटी को भी रख दिया जाएगा तो फ्यूचर में इसका इंपैक्ट क्या होगा, फ्यूचर में क्या क्या बदलाव होंगे, एक एक बातों को हम जानेंगे। तो सबसे पहली बात, ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव है क्योंकि ये मुद्दा कभी भी पॉलिटिकल नहीं बन सकता। पॉलिटिकल इसलिए नहीं बन सकता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी भी ये नहीं चाहेगी कि उसका वोट बैंक बिखरे, क्योंकि अगर किसी एक को सपोर्ट करेंगे तो दूसरे का वोट बैंक बिखरेगा, दूसरे को सपोर्ट करेंगे पहले का वोट बैंक बिखरेगा। तो इसी कारण से ये कोई भी पॉलिटिकल हस्तक्षेप इस पे नहीं हो रहा है। ये डायरेक्ट जो बातें कही जा रही है सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत कही जा रही है और ये दो लोगों की बेंच है। दो लोगों की बेंच जो है उसमें सबसे पहले आपको पता है भारत के जो चीफ जस्टिस साहब हैं सूर्यकांत जी, उनकी बेंच है। और उनके साथ साथ ज्योमाला बख्शी, ये दो जजों की पीठ है जिसके पीठ में ये बातें रखी जा रही हैं कि एससी एसटी के रिजर्वेशन को भी यहां पर
क्रीमी लेयर में सम्मिलित किया जाना चाहिए। और क्रीमी लेयर की बात मैं फिर से कह दूं कि क्रीमी लेयर आखिर होता क्या है? एक ऐसा क्राइटेरिया जिसमें आने वाले रिजर्वेशन के कैंडिडेट्स को कई चीजों से बाहर होना पड़ता है। क्यों बाहर होना पड़ता है? क्योंकि उस पर्टिकुलर, चाहे एससी एसटी की बात करें या जो अभी क्रीमी लेयर लागू है ओबीसी की बात करें, तो ओबीसी के जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है उसमें मिलने वाले जो लाभ हैं वो लाभ उन्हें नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि उन्होंने सामाजिक तौर से, शैक्षिक तौर से या आर्थिक तौर से अपने आप को मजबूत कर लिया है, और जब वो हटेंगे, जब उनको ये लाभ नहीं मिलेगा, तब ही ये संभव है कि एक्चुअल जो बच्चे समाज में हैं जिन्हें इनका प्रॉफिट मिलना चाहिए उन्हीं को ये लाभ मिलेगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को सुनने के लिए, इस बातों को सुनने के लिए अपना समय दे दिया है कि एससी एसटी का जो कोटा है, जो रिजर्वेशन है, उसमें भी क्रीमी लेयर लागू हो जाना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया क्या है, क्रीमी लेयर होता क्या है। तो देखो, यहां पर हमने दो क्राइटेरिया बना रखे हैं, ये एक क्रीमी लेयर का है, एक ये नॉन क्रीमी लेयर का है। क्रीमी लेयर की अगर हम बात करें तो जिनकी इनकम, एनुअल इनकम जो है वो कितनी हो जाए, जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख से ज्यादा हो जाए, और वो क्रीमी लेयर में आ जाते हैं। और नॉन क्रीमी लेयर क्या है? जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख से कम होते हैं, वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। ये एनुअल इनकम जो होता है, यहां पर आप एक चीज और देख सकते हो, नोट कर सकते हो कि इसमें एग्रीकल्चर को सम्मिलित नहीं किया गया है। मतलब क्रीमी लेयर का जो 8 लाख का क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है, जिसकी पूरी वार्षिक आय जो है वो 8 लाख रुपए है, उसमें कृषि की इनकम को सम्मिलित नहीं किया गया है। यहां भी कृषि की इनकम को सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, आगे अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या है कि वो किसी भी तरीके का, जो क्रीमी लेयर के कैंडिडेट्स हैं, वो किसी भी तरीके की किसी भी नौकरियों में कहीं भी एज रिलैक्सेशन नहीं ले सकते। जैसे आपने देखा होगा कि एससी एसटी ओबीसी को आयु वर्ग में भी अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में छूट मिलती है, लेकिन क्रीमी लेयर में क्या है, ये छूट नहीं मिलती। जबकि नॉन क्रीमी लेयर का कोई भी कैंडिडेट है, अगर वो नॉन क्रीमी लेयर के क्राइटेरिया में आता है तो उसे एज में छूट मिलती है, उसको एज में आरक्षण मिलता है। अगर हम यहां बात करें कि उनको, क्रीमी लेयर के कैंडिडेट को किसी भी सर्टिफिकेट की नीड नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उन्हें किसी भी तरीके का लाभ ही नहीं दिया जाएगा, और जब उन्हें लाभ नहीं दिया जाएगा तो उसका फायदा उसी कैंडिडेट के मतलब उसी कैटेगरी के दूसरे कैंडिडेट को होगा। जबकि अगर नॉन क्रीमी लेयर का है तो उसे ओबीसी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और ओबीसी का सर्टिफिकेट देने से क्या होगा, आपने अक्सर देखा होगा अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में अलग अलग रिजर्वेशन के क्राइटेरिया जो बने होते हैं, उसमें अनारक्षित श्रेणी होती है, फिर ओबीसी श्रेणी होती है, आजकल तो ईडब्ल्यूएस श्रेणी भी आ गई है, एससी एसटी की श्रेणी आ गई है। तो इन्हें क्या मिलता है? इन्हें बेनिफिट मिलता है उस रिजर्वेशन का जिसके आधार पर ये बात कर रहे हैं। अब यहां पर जो डिबेट का मुद्दा है, जो बातें यहां पर जुड़ी हुई हैं क्रीमी लेयर को, हम उसकी बात करते हैं। क्रीमी लेयर डिनोट्स रिलेटिव फॉरवर्ड बेटर एजुकेटेड। मतलब क्रीमी लेयर क्या है? क्रीमी लेयर का मतलब होता है ऐसा सोशल स्टेटस, ऐसी फैमिली या ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपने आप को बेहतर कर लिया है, किसमें? शैक्षिक क्षेत्र में, शैक्षिक योग्यताओं में, सोशल क्राइटेरिया में उनके फैमिली के मेंबर्स एक स्टेबल हो गए हैं। अब उन्हें किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन की नीड नहीं होगी। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये क्रीमी लेयर का जो मुद्दा है या क्रीमी लेयर की बातें हैं, ये आई कब, इसको शुरुआत कब से हुई? तो 1971, 1971 में सत्तानाथन कमेटी ने इसकी शुरुआत की थी, और इसके लिए जो कोटा और इसके बेनिफिट्स जो तय किए गए थे 1971 में इनके द्वारा किए किए थे। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इंदिरा साहनी जजमेंट 1992 में आया, जिन्होंने एससी डायरेक्टेड दैट क्रीमी लेयर एमंग ओबीसी बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कोटा बेनिफिट्स। जैसे ओबीसी को एक क्रीमी लेयर में रख दिया गया, उसी तरीके से एससी कैंडिडेट्स को भी क्रीमी लेयर की बात यहां पर छेड़ी गई थी। इनके बाद अगर हम इसके बाद देखेंगे, आफ्टर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट ऑफ 2018, मतलब 2018 में द कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल आल्सो फॉर एससी एसटी कम्युनिटी, ये बात एक्सेप्ट कर ली गई। 2018 में इस बात को स्वीकारोक्ति हो गई कि एससी एसटी कैंडिडेट के लिए भी ऐसी बातें की जानी चाहिए, और यहीं पर तय कर दिया गया
क्या तय कर दिया गया कि 8 लाख की जो इनकम का क्रीमी लेयर का डिसाइडेशन है, उसमें इन बातों को भी मतलब एससी एसटी को भी जोड़ दिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर के अगर हम इन सब बातों को देखें, मैं बार-बार कह रहा हूं, पहले भी कह चुका हूं कि इसमें किसी भी तरीके का राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं होगा। राजनैतिक हस्तक्षेप क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई भी पार्टी केवल अपने चुनाव के संगठन को देखती है, सरकार बनाने को देखती है, सरकार गिराने को देखती है। किसी भी तरीके से वो ये नहीं चाहेगी। कोई भी पार्टी का मतलब कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हम बात कर रहे हैं कि कोई भी एक तबका उनसे छूटे, क्योंकि उनको लगता है कि ये भी हमारे वोट बैंक है, ये भी हमारे वोट बैंक है, ये भी हमारे वोट बैंक है। वो केवल और केवल लोगों को वोट बैंक के अकॉर्डिंग ही यूज करते हैं। उनको इसमें डर है, ये डर है कि अगर उन्होंने ऐसे किसी भी मुद्दे पर बात की तो शायद उनकी सरकार गिर ना जाए या उनकी गवर्नमेंट कभी आए ही ना। तो इसलिए ये सारे मुद्दे, ये जो डिबेट है ना, ये पॉलिटिकल अप्रोच से क्या है, बिल्कुल भी बाहर है। इसीलिए इसीलिए इन सभी बातों के लिए हमारी न्याय प्रणाली की जो सर्वोच्च पीठ है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें यह बात कही गई कि भाई अब समय आ गया है कि ओबीसी की तरह एसटी एसटी के भी एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया जाए, उन्हें भी क्रीमी लेयर में सम्मिलित कर दिया जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसके की पॉइंट क्या है। मैं पहले भी इन चीजों को आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी यहां जान सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये जो पिटीशन दायर की गई है एससी एसटी को क्रीमी लेयर में सम्मिलित करने के, उनके रिजर्वेशन को इसमें जोड़ने के लिए, अब बेंच हेडेड चीफ जस्टिस सूर्यकांत एंड ज्योमाला बख्शी, दो लोगों की बेंच है जो सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को सुनवाई कर रही है। द पिटिशन आर्गो दैट सोशल मतलब सामाजिक, आर्थिक और आप कह सकते हो शैक्षिक स्तर पे जो लोग मजबूत हो चुके हैं, जिनका बैकग्राउंड अब बढ़िया हो चुका है, जो अपनी फैमिली को फ्यूचर में सिक्योर कर चुके हैं, जिनको किसी भी तरीके से अगर रिजर्वेशन ना भी दिया जाए तो निश्चित तौर से उनकी फैमिली पर कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, उसको इसमें रखा जाता है। ठीक है, इसमें एग्जैक्टली जो बात की जाती है आर्टिकल 14, 15 और 16, जिसके आधार पर ये बातें यहां पर क्रीमी लेयर की बातें की जा रही हैं। ठीक है, रिजर्वेशन वाज इंटेंडेड एज द करेक्ट टाइम बाउंड, एक समय होता है, उस समय के बाद हर व्यक्ति को अपने खुद की स्वेच्छा से रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए। लेकिन आजकल का मुद्दा यह है कि जिसको एक बार किसी भी चीज की लत लग गई, वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। वही हाल यहां भी है। लेकिन इससे फायदा, मैं फिर एक बात कह दूं, इससे फायदा किसी दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट्स को नहीं होगा। इससे फायदा केवल और केवल उसी कैटेगरी के कैंडिडेट को होगा। अगर ओबीसी में क्रीमी लेयर लागू हुआ तो ओबीसी के ही जो निचले तबके के लोग हैं, जो पिछड़े तबके के लोग हैं, जिन्हें वास्तविकता में समाज में आगे बढ़ाए जाने की जरूरत है, उन्हीं को फायदा मिला। उसी तरीके से एससी एसटी में भी अगर ये क्रीमी लेयर लागू होता है तो एक्चुअल में एससी एसटी कैंडिडेट्स के ही पिछड़े तबके के लोगों को, निचले तबके के लोगों को, जिनको एक्चुअल में जरूरत है कि वो सोशल कंडीशन में, एजुकेशनल कंडीशन में, इकोनॉमिकल कंडीशन में आगे बढ़े, उनसे ही इनका बेनिफिट पूरी तरीके से मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अगर हम एससी एसटी की क्रीमी लेयर की बात करें तो इसमें इनकम आती है, इसमें उनकी एलिजिबिलिटी आती है, इसमें उनका लीगल बैकग्राउंड आता है, और कुल मिलाकर के अगर आप इन सब बातों का एक निचोड़ निकालें तो वास्तविकता में आपको भी लगेगा, ये बात सहमत होंगे आप भी, कि ये जो मुद्दा है ना, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। क्योंकि आज भी आप देखो, गांव में चले जाओ, गांव में जाकर देखोगे ना तो एससी एसटी उसी छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं, उसी तरीके का पानी पीते हैं। उन्हें एक्चुअल में आज भी कोई जानकारी नहीं होती। उन्हें आज भी ये उम्मीद है कि कब वो आगे बढ़ेंगे, जबकि जो आगे बढ़ चुके हैं वो आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। तो वास्तविकता में हमें इनकम, एलिजिबिलिटी और जो लीगल कंडीशन है, या एजुकेशनल टर्म्स है, या सोशल टर्म्स है, या इकोनॉमिकल टर्म्स है, उन्हीं बच्चों को, उन्हीं तबकों को फायदा मिलना चाहिए जिन्हें इनकी वास्तविकता में नीड है। इसलिए क्रीमी लेयर को एससी एसटी में भी, रिजर्वेशन में भी लागू कर दिया जाना चाहिए। और फिर मैं बार बार एक बात दोहराता हूं कि इसका बेनिफिट केवल उन्हीं के एससी एसटी कैंडिडेट को ही मिलेगा, किसी दूसरे तबके को नहीं मिलेगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि कई बार कई लोग ऐसे भी होते हैं जो भ्रामक स्थितियां पैदा कर देते हैं या गलत संदेश देते हैं। तो ये गलत संदेश देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, अब हम यहां पर ये जानेंगे कि आर्टिकल, कौन कौन से आर्टिकल हैं जिसके ऊपर एग्जैक्टली इस क्रीमी लेयर का इंपैक्ट पड़ेगा,
क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बातें यहां जानते हैं। सबसे पहले यहां पर आप देखोगे राइट टू इक्वलिटी, जो समानता का अधिकार है, आर्टिकल 14 है, उस पे इसका प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सबको बराबर तरीके से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तबके के जो सबसे पीछे के लोग हैं उन्हें भी आने का एक समान अवसर मिलेगा। आर्टिकल 15 जिसमें है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जिसके आधार पर जो बूढ़े हैं, सॉरी, जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, जो सोशल और एजुकेशनल कंडीशन में पीछे हुए हैं, उन्हें एक्चुअल उन एससी एसटी कैंडिडेट्स को आगे आने का मौका बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 16 है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो नौकरियां हैं, आजकल वैसे भी बेरोजगारी ज्यादा है, और मैंने आपको टीना डाबी का एग्जांपल दिया। अगर टीना डाबी की जगह दूसरा कोई बच्चा होता और उसी कैटेगरी का होता तो शायद वो बेनिफिट उसको मिलता। तो नौकरियों में भी उन्हें बराबर का हकदार मिलेगा, और जो पीछे के तबके के लोग हैं उन्हें भी नौकरी में आगे का मौका मिलेगा। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत की भावना है उससे भी एससी एसटी को राहत मिलेगी, और इसका प्रभाव सामाजिक तौर पे भी आप देखेंगे कि इसका बहुत बढ़िया प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, आर्टिकल 19 जो स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब होता है अपनी बातें कहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी प्रोफेशनली, कहीं भी प्रैक्टिस के थ्रू, या कहीं भी आप जा सकते हैं, कहीं भी रुक सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं। उन सब आधारों पर भी निश्चित तौर से आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा अगर एससी एसटी कैटेगरी में क्रिमिनल आता है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपको जीने का जो हक है, आपकी प्राइवेसी का जो हक है, आपको हर जगह स्वच्छ वातावरण का जो हक मिलता है, उसमें भी आपको इससे प्रभाव देखने को बिल्कुल मिलेगा। आर्टिकल 38 स्टेट टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपुल, जो राज्य सरकारें हैं, उनके जो सैद्धांतिक स्तर है उन स्तरों पर भी पिछड़े तबके के एससी एसटी कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा, और निश्चित तौर से इसका इंपैक्ट यहां भी देखा जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट, हम कहीं भी वर्क कर सकते हैं, हम कहीं भी पढ़ सकते हैं, हम कहीं भी अपने आप को बेरोजगार मुक्त भारत के सपने के साथ जोड़ सकते हैं। इन सब बातों को देखने के लिए भी यहां पर आपको क्रीमी लेयर का अगर जो दायरा एससी एसटी में लागू होता है तो दिखने को मिलेगा। आर्टिकल 46 प्रमोशन ऑफ एससी एसटी एंड वीकर सेक्शन, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो वीक हैं, पिछड़े हैं, जो निचले हैं, जिन्हें एक्चुअल में इसका कोई फायदा नहीं मिल पाता, उन्हीं एससी कैंडिडेट को, उन्हीं एसटी कैंडिडेट को इसका बेनिफिट निश्चित तौर से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटी, जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसमें भी आपको क्रीमी लेयर के जो बाउंडेशंस हैं उसका फायदा मिल जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 335 क्लेम्स ऑफ एससी एसटी एंड सर्विस, जो किसी भी सर्विस में एससी और एसटी का क्लेम होता है उस पे भी आपको बैलेंसिंग जो एफिशिएंसी है फायदा देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के ये कई सारे आर्टिकल्स हैं जिन आर्टिकल्स पर आप इस क्रीमी लेयर को देख सकते हैं। मामला बहुत सेंसिटिव है, और सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, शैक्षिक स्तर पर पूरे भारत के जो एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं उन्हें जरूर मौका मिलना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। इन सब बातों को देख करके ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इन सब चीजों पर एक तत्काल फैसला दिया जाना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी सरकार बनेगी ही नहीं, और बनेगी, अगर बन भी गई है तो उनकी सरकार कभी भी गिर जाएगी ऐसे मुद्दों से। इसलिए मेरा मानना यह है कि जो एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं, पिछड़े हैं, शैक्षिक आधार पर पिछड़े हैं, सामाजिक आधार पर पिछड़े हैं, आर्थिक आधार पर, उनको आगे लाने का, उनको सशक्त बनाने का, उनको मजबूत बनाने का, उनको उनके पढ़ाई के स्तर पे, उनके सामाजिक स्तर पे, उनके आर्थिक स्तर पे बहुत आगे तक ले जाने का जो सपना है, उस सपने को एक मजबूत स्तंभ मिल जाएगा। आप सब भी, मैंने तो अपना ओपिनियन दे दिया, आप सब भी अपने कमेंट के माध्यम से मुझे अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे, क्योंकि मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूं, पढ़ करके रिप्लाई करूंगा, और उसी के आधार पर
आपको आगे जाने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। हम फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।